My dear students, good morning to everyone. Welcome back on this channel अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत ध्वनि पाठ को पढ़ रहे हैं और ध्वनि पाठ में बहुत कुछ सीखा है। आज हम जानेंगे ध्वनि के परावर्तन से संबंधित नियमों को। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। यदि क्लास अच्छा लगता हो तो लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे उत्साह साहस को दोगुना बढ़ाता है। तो हम आपके लिए काम कर रहे हैं। आप अपने लाइक और कमेंट के द्वारा हमें अवश्य सूचित करें। आज हम लोग ध्वनि के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक उसी तरह से ध्वनि का भी परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन को आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा करके फिर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। ठीक उसी तरह ध्वनि भी परावर्तक सतह से टकरा करके लौट आती है। तो जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है उसी तरह से ध्वनि का भी परावर्तन होता है। तो आज हम ध्वनि के परावर्तन के बारे में जानेंगे। इसके भी नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम हैं, ठीक उसी तरह ध्वनि के परावर्तन के भी दो नियम होते हैं। तो हम उन नियमों को देखेंगे। इसके पूर्व कि हम ध्वनि के परावर्तन के नियम को जाने, हम ये सीखें कि ध्वनि का परावर्तन क्या होता है। तो इसमें है दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ, जिसे परावर्तक सतह कहा जाता है, से टकराकर ध्वनि के वापस लौटने की घटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। तो दो माध्यम का अंतरापृष्ठ, जैसे हम बोलते हैं, यह ध्वनि जाकर के दीवारों पर टकराती है, फिर सुनाई देती है। तो यह माध्यम हो गया। जैसे कि बोलने पर ध्वनि हवा में जाती है और जाकर के दीवार पर टकराती है तो ठोस हो गया। परावर्तन प्रकाश का आपने देखा होगा इस तरह से, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ठीक उसी तरह से, और ये परावर्तक सतह। तो ठीक इसी तरह से ध्वनि इस किरण के द्वारा आपतित किरण के रूप में यहां पर आपतित होती है और ये परावर्तक सतह हो गया और यहां से टकरा करके इधर निकल गया। तो ये परावर्तित किरण। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स ए हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हार्ड सरफेस, यहां ध्यान देना है, कठोर सतह होना चाहिए, तब ध्वनि का परावर्तन होगा। अब हम ध्वनि के परावर्तन के नियम को जाने। ये नियम क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन की तरह ये नियम, पहला नियम, आपतित ध्वनि तरंग की संचरण दिशा रेखा, परावर्तित ध्वनि तरंग की संचरण दिशा रेखा और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, ये तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। तो यहां चित्र में आप देखिए, ये परावर्तक सतह XY और ये है आपतित किरण। ये आपतित किरण की दिशा रेखा है और ये OB परावर्तित किरण की दिशा रेखा है। ये NO या ON अभिलंब है। यहां पर इस तल पर O बिंदु पर O आपतन बिंदु है।
तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब और ये आपतन बिंदु, तो ये तीनों एक तल में है। आपतित ध्वनि तरंग, परावर्तित ध्वनि तरंग, इन दोनों का जो डायरेक्शन है, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा कि आपतन कोण, तो ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, तो ये दोनों सदैव बराबर होते हैं। तो इस तरह से प्रकाश के परावर्तन की ही तरह ध्वनि के परावर्तन के दो नियम। अब हम इस परावर्तन के नियम का प्रायोगिक प्रदर्शन सीखते हैं। कैसे इसका प्रयोग के द्वारा हम प्रदर्शन करते हैं या प्रायोगिक सत्यापन करते हैं, जो कि परीक्षा के लिए एक प्रश्न बनता है। थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी प्रश्न आता है कि ध्वनि के परावर्तन के नियम का सत्यापन करें। तो कैसे करते हैं, यहां पर देखिए। इसके लिए सर्वप्रथम टेबल पर लकड़ी का समतल तख्ता ये भी रखा जाता है, जो परावर्तक सतह का कार्य करता है। अब दो नालियां ली जाती हैं तथा उन नालियों को टेबल पर इस प्रकार रखा जाता है कि इसका अक्ष तख्ते के बिंदु Q पर कुछ कोण बनाए। अब यहां देख लेते हैं कि एक टेबल पर जब हम प्रयोग करते हैं तो टेबल पर रख देते हैं, ये नली है और ये भी नली है, ये बेलनाकार नली है, पाइप है, और ये समतल तख्ता है। एक नली को ऐसे रखा जाता है, दूसरी नली को ऐसे रखा जाता है, और बिंदु Q पर इन दोनों नलियों का एक एक सिरा आपस में सटा रहता है। पूरा नहीं सटा रहता है, लेकिन सटा रहता है। अब एक नली के मुंह पर टेबल घड़ी रख दी जाती है। इस नली के मुंह पर यदि टेबल घड़ी रख देते हैं तो इस नली के पास मुंह पर कान को रखा जाता है, कान सटाया जाता है। या यदि इधर टेबल घड़ी रखेंगे तो इधर कान लगाएंगे। अब होगा क्या, ये टेबल घड़ी, क्योंकि घड़ी में आवाज आती है, टिक 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 की आवाज आती है, तो इसकी आवाज यहां से यहां तक सीधे न पहुंचे, डायरेक्ट न पहुंचे, और इसके लिए क्या करते हैं कि बीच में एक लकड़ी का पर्दा लगा देते हैं ताकि आवाज डायरेक्ट यहां पर न आए, पर्दे पर यह आवाज रुक जाए। अब ये आवाज कैसे जाएगी, नली के मुंह पर टेबल घड़ी रख दी जाती है और दूसरी नली के मुंह पर कान लगा दिया जाता है। घड़ी के टिक टिक की ध्वनि सीधे कान तक नहीं पहुंचे, इसके लिए दोनों नालियों के बीच में लकड़ी का एक पर्दा खड़ा कर दिया जाता है। अब यदि हम विचार करें यहां पर, और ये भी लिखा गया है कि यहां पर ये कुछ कोण बनाते हुए, तो ये कोण बना, तो एक तरह से देखें तो ये आपतित किरण हुई, क्योंकि इसकी टिक टिक की जो आवाज है इस नली के माध्यम से यहां जाएगी, यहां पर टकराएगी, ये आपतन बिंदु हुआ, और ये पर्दा अभिलंब का काम करता है। अब ये ध्वनि यहां से परावर्तित होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां कान है तो कान के पास ये ध्वनि सुनाई देगी। अब करना क्या है कि ये नली फिक्स रहती है, ये फिक्स नली है, ये जहां पर टेबल घड़ी रखते हैं। अब इस नली को, अब ये नली मान लीजिए कि ऐसे रखा हुआ है और कान यहां सटा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा, ऊपरी सिरा तो स्थिर रहेगा, निचले सिरा को थोड़ा आगे पीछे करते हैं, इस तरह से आगे पीछे करते हैं और देखते हैं कि कहां पर वो ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है, अधिक सुनाई देती है, ये देखना है। तो जहां पर ये ध्वनि अधिक सुनाई दे वहीं पर नली को फिक्स करते हैं। ये सिरा तो फिक्स रखते हैं और इस सिरा को आगे पीछे खिसका करके इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि वो टिक टिक की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे या अधिक सुनाई दे। तो जहां पर ये अधिक सुनाई दे वहां पर इसको फिक्स कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब प्रोटेक्टर की सहायता से, चांद की सहायता से इन दोनों के बीच का एंगल मेजर करते हैं, मापते हैं, कोण मापते हैं, और उसी तरह से इधर का भी मेजरमेंट मापते हैं। तो लगभग ये दोनों कोण बराबर आएगा, माप करके देखा जाता है तो ये दोनों कोण लगभग बराबर आते हैं। चूंकि एक्यूरेट बराबर इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि प्रयोग है और प्रयोग में थोड़ी त्रुटि हो जाती है।
1 डिग्री 2 डिग्री का अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग बराबर इसीलिए कह रहा हूं। तो एक बार हम पठन ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इस नली को थोड़ा सा और इस कोण से बदल दिया जाता है। जैसे कि ऐसे रखा हुआ है तो या तो और सटा दे और नहीं तो हटा दे, या तो इसको टेबल घड़ी को थोड़ा सा और इधर करके नली को उसके सामने कर दे, इसका पोजीशन चेंज कर दे, यहां का पोजीशन नहीं, यहां का पोजीशन चेंज कर दे। तब क्या होगा, घड़ी की टिक टिक की ध्वनि तो उसी तरह से जाएगी। अब इसको भी आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इधर यहां पर जो कोण है वो बदल गया, तो इधर का भी कोण बदलेगा, लेकिन वो कैसे मालूम होगा, एक बार फिर कान के पास वाली नली को आगे पीछे करके देखेंगे कि कहां पर ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। तो इस प्रयोग को कम से कम 3 बार, अधिक से अधिक 5 बार, तो 3 बार या 5 बार, 3 से 5 के बीच में हम पाठ्यांक नोट करते हैं, पठन नोट करते हैं। और उस पठन को देखने के बाद हम पाते हैं कि हर बार ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार इस ध्वनि तरंग के परावर्तन के नियम का हम सत्यापन करते हैं। इसी बात को और जो है उसको आगे लिख लेना है आपको। दूसरी नली को क्यू के परितः घुमा करके उसे उस स्थान पर रखा जाता है जहां स्पष्ट ध्वनि सुनाई पड़ती है। इससे स्पष्ट है कि घड़ी की ध्वनि पहली नली के भीतर से होकर चलते हुए परावर्तक सतह से टकराती है यहाँ पर, और उससे परावर्तित होकर के कान तक पहुंचती है। ऐसी स्थिति में पाया जाता है कि एंगल पी क्यू एस, ये पी है, ये क्यू है और ये एस है, एंगल पी क्यू एस जो कि आपतन कोण है बराबर एंगल आर क्यू एस, ये परावर्तन कोण है। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। साथ ही आपतित ध्वनि तरंग की संचरण दिशा रेखा, अब ये पी क्यू आपतित ध्वनि तरंग है, परावर्तित ध्वनि तरंग की संचरण दिशा रेखा ये क्यू आर है, और आपतन बिंदु ओ, इस पर आपतन बिंदु क्यू, वो नहीं है बल्कि ये क्यू है। आपतन बिंदु क्यू पर डाला गया अभिलंब क्यू एस, तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो इस प्रकार ध्वनि तरंग के परावर्तन के नियम का सत्यापन हो जाता है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, आप इसको तैयार करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।